गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। हमारे यूजीसी नेट एग्जाम की जो 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होने वाले हैं उनकी डेट्स आ चुकी हैं। आप जाकर अपनी जो भी सब्जेक्ट है उसका शेड्यूल चेक करें, किस शिफ्ट में पेपर है वो भी चेक करें और अपनी प्रिपरेशन की तरफ लग जाएं। ठीक है, कुछ ही टाइम रहता है एंड उसके बाद हमारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे। 21 अगस्त से कुछ ही दिन बचे हैं। काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि हमें कंपैरेटिव पब्लिक लॉ पढ़ना शुरू करवा दीजिए और या फिर फैमिली लॉ शुरू करवा दीजिए। तो देखो, हमारा अभी मॉर्निंग में पीआईएल का सब्जेक्ट चल रहा है और इवनिंग में चल रहा है हमारा टोट का सब्जेक्ट। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पीआईएल के सब्जेक्ट को हम 10 तारीख तक कंप्लीट कर देते हैं, बट अगर नहीं भी होता है 10 तारीख तक तो हम उसको होल्ड पर रख देंगे एंड फिर हम अपना फैमिली लॉ स्टार्ट कर देंगे मॉर्निंग क्लासेस में। हमारा टोट की क्लासेस चल रही है इवनिंग में, जहां हम जनरल डिफेंस तक के टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम उसको थोड़ी दिनों तक होल्ड पर रख देते हैं। उसके बाद आज हम शुरू करें कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, जहां पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्योंकि कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में अलग अलग लीगल सिस्टम्स के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना होता है, कंपेयर करना होता है। तो कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बहुत एक नया सब्जेक्ट भी है, पहले कभी ऐसे पढ़ा भी नहीं होता है। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को हम आज शुरू करें, कोशिश करेंगे 10 दिन के अंदर ये सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लें ताकि आपका एग्जाम के टाइम तक आप इसको रिवाइज कर सकें। यूजीसी नेट लो बच्चों का जो स्टूडेंट का एग्जाम है वो 30 अगस्त को है, इवनिंग की शिफ्ट में 3 से 6 बजे तक का। तो आप अपना शेड्यूल भी देख ले और यूजीसी नेट लो स्टूडेंट्स हर क्लासेस को आप देखिए, अपनी रिवीजन पर फोकस कीजिए। इनफैक्ट हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स इस टाइम अपनी रिवीजन पर फोकस करो और अपनी जो प्रैक्टिस है, एग्जाम्स है, उन्हें लगाओ। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। एक चीज मैं और आपको बोलना चाहूंगी कि डोंट पैनिक, क्योंकि कई बच्चे ऐसे सोच रहे कि एग्जाम आ गया और हमारा सिलेबस नहीं हुआ है, 1-2 यूनिट रहते हैं, बट इट्स ओके। होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ था। टाइम की कमी की वजह से मैं भी अपना एक यूनिट नहीं कर पाई थी। मेरा पीआईएल का यूनिट रह गया था, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं था, टाइम कम था और मैं अपने मास्टर्स के एग्जाम भी दे रही थी। मास्टर्स के एग्जाम की वजह से मेरे पास टाइम नहीं बचा था और उसी साल कोइंसिडेंटली पीआईएल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे एंड मेरा पीआईएल में कुछ भी नहीं आता था, मुझे नहीं पता था कि क्या है, कॉलेज में भी नहीं पढ़ा था इतना अच्छे से। तो मेरा एक ही क्वेश्चन ठीक था पीआईएल में से और मेरा 22 नंबर की वजह से एग्जाम रह गया था। बट मैं इतना दुखी नहीं थी क्योंकि मैं सेटिस्फाई थी अपने हार्डवर्क से। मैंने जो मेहनत की थी कि मैंने अपने 9 सब्जेक्ट्स इतने अच्छे से किए थे कि मेरे जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस थे उसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैंने इतने अच्छे से प्रिपरेशन किया था कि मैंने जो 9 यूनिट किए थे मैं उनमें बहुत सेटिस्फाई थी। तो आप जो जितना हो चुका है उसे रिवाइज करने पर फोकस कीजिए। बाय चांस हो सकता है ऐसा एग्जाम आ जाए कि आपको 9 यूनिट में से कवर हो जाए सारा एग्जाम, तो 1 यूनिट नहीं होती, आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज भी है ना, तो 1-2 क्वेश्चन वहां से भी ठीक हो सकता है। तो आप पैनिक मत कीजिए। आज हम शुरू करें कंपैरेटिव पब्लिक लॉ। इस सब्जेक्ट को हम बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज के अंदर करने वाले हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग कंट्रीज के लीगल सिस्टम को कंपेयर करके स्टडी करना है कि किस कंसेप्ट को लेकर किस कंट्री का में क्या लॉ है, हमारे यहाँ क्या लॉ है। तो वहां से क्वेश्चन याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट हम कंपैरेटिव लॉ को इतना इजी समझने वाले हैं कि आप कहोगे कि ये पहले क्यों नहीं पढ़ा हमने मैम से, ठीक है, पहले क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। तो इतना इजी करने वाले हैं हम। आपके सारे क्वेश्चन जहां से बनते हैं मैं वो आपको बताने वाली हूँ, तो आप वो भी एम्फेसाइज करिए वहां पर अपना ब्लैक पेन से, रेड पेन से, जहां से भी आपको उसको अच्छे से मार्क कीजिए, वहां पर ऐसे पूरा हाईलाइट कर दीजिए उस चीज को, ताकि आपको याद रहे जब आप पढ़ें कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज हमारे सब्जेक्ट को शुरू करते हैं, कंपैरेटिव लॉ को। तो कंपैरेटिव लॉ का एक आज छोटा सा जो फर्स्ट इंट्रो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कुछ मेथड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में होता क्या है, हम अलग अलग कंट्रीज के लीगल सिस्टम को कंपेयर करते हैं, ठीक है। क्यों देखो, इसका रीजन ये है कि ग्लोबलाइजेशन इतना हो गया है, इंटरनेशनलाइजेशन हो गया है, ठीक है, डेमोक्रेटाइजेशन इतना हो गया है। इसकी वजह से जो इम्पोर्टेंस है कंपैरिजन बिटवीन लीगल सिस्टम्स ये बहुत बढ़ गया है,
ठीक है। और इसके फायदे भी बहुत होते हैं, क्योंकि आप जब अलग अलग कंट्रीज के लीगल सिस्टम को कंपेयर करके स्टडी करते हो तो आपको समझ में आता है कि किस कंट्री की क्या हिस्ट्री रही है, क्या लॉ है वहां पर, हमारे यहाँ क्या लॉ है किसी चीज के बारे में, और क्या इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत है, क्या लूप होल्स है कि कहाँ चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई चीज़ कहाँ से अडॉप्ट की जा सकती है। ठीक है, तो बहुत फायदे होते हैं कंपैरिजन के। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके कंपेयर करके तैयार किया गया है, और दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कंपैरेटिव लीगल सिस्टम इसलिए किया जाता है अलग अलग कंट्रीज का। आप देखो 19th सेंचुरी में रेमंड सेलेसिस नाम के एक जूरिस्ट थे, उन्होंने बोला कि कंपैरेटिव लॉ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अपने डोमेस्टिक लॉज को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने लीगल डॉक्ट्रिन्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल मेथड है। 20th सेंचुरी में भी कुछ जूरिस्ट थे, उनका यही कहना था कि जो कंपैरेटिव लॉ है ये ऐसा ही एक मेथड है जिससे हम अपने लीगल सिस्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद कंपैरेटिव लॉ के एम की बात करें तो पैट्रिक गैलन ने इसके 4 एम बताए हैं, और ये चारों आप याद रखेंगे और जूरिस्ट का नाम भी याद रखेंगे, पैट्रिक गैलन, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्या क्या एम बताए हैं मैं आपको बता दूं। तो पहला एम उन्होंने ये बताया कि कंपैरेटिव लॉ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, किस चीज का, लर्निंग का और नॉलेज का। हम अलग अलग कंट्रीज के लीगल सिस्टम्स को कंपेयर करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, कहाँ हमारे लूप होल्स है वो जान सकते हैं, क्या चीज़ हमें इम्प्रूव करनी है वो जान सकते हैं। बहुत ज्ञान बढ़ता है कि किस कंट्री की क्या हिस्ट्री रही है, क्या चीज़ों से गुजर कर वो कंट्री आज वहाँ उस मुकाम पर खड़ा है, उसका लॉ कैसा है, कैसे लीगल डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पर, कैसे लोगों को राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये उनका पहली बात कही उन्होंने कि कंपैरेटिव लॉ से ये चीज़ें हम कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये बोला कि कंपैरेटिव लॉ एक इंस्ट्रूमेंट है किस चीज का, इवोल्यूशनरी और टेक्सोनोमिक साइंस का। तीसरा उन्होंने ये बोला कि अलग अलग कंट्री के लीगल सिस्टम को कंपेयर करके हम अपने लीगल सिस्टम में भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या चीज की कहाँ पर जरूरत है सोसाइटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं हमारे आर्टिकल 21 के अंदर इतने सारे राइट्स हमें एज अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए हैं। वो कैसे आए हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने वारंट पिटिशन अलग अलग केसेस में वो सारे राइट्स हमें प्रोवाइड किए। उनका सोर्स क्या है मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बता चुकी हूँ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, जैसे हमारा आर्टिकल 21A था जो हमें एज अ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है, उसका सोर्स भी यूडीएचआर था। वो वहां पर यूडीएचआर के अंदर पहले प्रोवाइड था, वहां से सुप्रीम कोर्ट ने उसको वाया इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट किया है। हमारा राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, जिसे जस्टिस के पुत्ता स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस के अंदर हमें वाया इंटरप्रिटेशन एज अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया था। उसका सोर्स भी क्या है, यूडीएचआर है। तो अलग अलग कंट्रीज के लीगल सिस्टम को स्टडी करने का फायदा ये होता है कि हम अपने लीगल सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जो फोर्थ एम उन्होंने बताया है कि ये बताया कि कंपैरेटिव लॉ को की स्टडी करने से लॉज का हार्मोनाइजेशन किया जा सकता है। तो ये 4 एम बताए हैं पैट्रिक गैलन ने कंपैरेटिव लॉ के। ठीक है, कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या चीजें अचीव की जा सकती है। तो यहाँ तक लिखते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये छोटा सा इंट्रो हम लिखते हैं सबसे पहले। तो चलिए आज हमारा जो सब्जेक्ट है कंपैरेटिव लॉ को शुरू कर रहे हैं। सो कंपैरेटिव लॉ में क्या होता है, वी स्टडी डिफरेंट लीगल सिस्टम्स which exist in the world that is civil law, socialist law, Jewish law, Islamic law,
Hindu law, and Chinese law. So we studied these legal systems सिस्टम्स, डिफरेंस क्या है अलग अलग लीगल सिस्टम्स के बीच में, सिमिलैरिटीज क्या क्या है वो सब हम पढ़ते हैं। और इसका रीजन क्या है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है, इंटरनेशनलाइजेशन, and democratization. So importance of comparative law has increased. Has increased. ठीक है। In the end of 19th century, रेमंड सैलेलिस ने क्या बोला, ये एक फ्रेंच जूरिस्ट थे, French said, comparative law is an instrument for improving domestic law and legal doctrines. For improving domestic law and legal doctrines. In the end of 20th century, many legal scholars in Europe said comparative law is an instrument for a desirable harmonization of law within European Union. ठीक है। अब अगर हम बात करें एम ऑफ कंपैरेटिव लॉ की, कंपैरेटिव लॉ so according to Patrick Gallon, चार एम बताए हैं उन्होंने, जिसे हम ग्राफ में लिखेंगे ताकि आपको इजीली याद हो जाए। So the first one is comparative law
is an instrument of learning and knowledge. ठीक है. The second one is comparative law is an instrument of evolutionary and taxonomic science. ठीक है. द थर्ड एम उन्होंने जो बताया है दैट इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू one's own legal system ठीक है. और द फोर्थ वन जो इन्होंने बताया है दैट इट्स एम इज टू हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉज. सो ये चार एम है पैट्रिक गैलन के अकॉर्डिंग कंपैरेटिव लॉ के. सो मॉडर्न कंपैरेटिव लॉ की अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन एक लैटिन बुक के अंदर पाया जाता है जिसका नाम है न्यू मेथड्स ऑफ स्टडिंग एंड टीचिंग जूरिस्प्रूडेंस. और इस बुक का लैटिन में क्या नाम है लैटिन लैंग्वेज के अंदर, वो है नोवा मेथड डिसेंडेड डॉकिन डेक्यू जूरिस्प्रूडेंशिया. ठीक है. ये बुक का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये एक बार पूछा गया है अब तक, लेकिन आगे भी पूछा जा सकता है तो आप ये याद रखेंगे. और ये बुक के राइटर है गॉटफ्राइड विलियम लैब्रेज जिन्होंने 1667 में ये बुक लिखी थी. तो चलिए इनकी ये बुक का नाम लिख लेते हैं. ओरिजिन ऑफ मॉडर्न कंपैरेटिव लॉ can be traced in Latin language book उस बुक का नाम है, इंग्लिश के अंदर उस बुक का नाम है न्यू मेथड्स ऑफ स्टडिंग एंड टीचिंग जूरिस्प्रूडेंस. YING स्टडिंग एंड टीचिंग जूरिस्प्रूडेंस. ठीक है. इसको लैटिन में बोलते हैं, इट्स कॉल्ड इन लैटिन नोवा मेथड्स डिसेंडे. थोड़ी प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है बट दैट्स फाइन, हम इंडियंस की होती है. डॉकिन डेक्यू जूरिस्प्रूडेंशिया. ठीक है. तो ये इस बुक को लैटिन में इस नाम से जाना जाता है. और ये लिखी किसने है? गॉटफ्राइड विलियम ने ये बुक लिखी है. दिस बुक इज रिटन, दिस बुक राइटर इज गॉटफ्राइड विलियम लैब्रेज. 1667 में ये बुक लिखी है इन्होंने. ठीक है. तो आप ये याद रखेंगे. तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे कंपैरेटिव लॉ के बारे में. अब हम टाइप्स ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं कि कितने तरह के कंपैरिजन करके हम अलग अलग कंट्रीज के लीगल सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं.
तो दो तरह के कंपैरिजन होते हैं, एक तो होता है माइक्रो कंपैरिजन और दूसरा होता है मैक्रो कंपैरिजन। ठीक है, माइक्रो कंपैरिजन क्या होता है और मैक्रो कंपैरिजन क्या होता है, चलिए इन्हें समझते हैं। तो माइक्रो कंपैरिजन उन कंट्रीज के लीगल सिस्टम के बीच में किया जाता है जो सेम जनरल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जो अफ्रीकन कंट्रीज हो गई वो सेम जनरल फैमिली की है, तो उन कंट्रीज के अगर लीगल सिस्टम को स्टडी किया जाएगा तो वो माइक्रो कंपैरिजन मेथड को यूज करके किया जाएगा। दूसरा अगर मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दूं तो वो हो सकता है यूएसए का एग्जांपल। देखो यूएसए ना नॉर्थ और साउथ अमेरिका से मिलकर बना है, जिसके अंदर टोटल 52 आई थिंक 55 कंट्रीज हैं। उनको उन कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको कॉन्फेडरेशन बोलते हैं। तो उन कंट्रीज का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे ऊपर जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन है। सो अगर उन कंट्रीज के लीगल सिस्टम को स्टडी किया जाए, क्योंकि वो सेम जनरल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो वहां पर जो मेथड यूज किया जाएगा वो होगा माइक्रो कंपैरिजन। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम मैक्रो कंपैरिजन की बात करें तो मैक्रो कंपैरिजन किया जाता है जब लार्ज स्केल पर कंपैरिजन किया जाता है अलग अलग कंट्रीज के लीगल सिस्टम के बीच में। मान लो अब किसी वेस्टर्न जूरिस्ट को इंडिया और चाइनीज का लीगल सिस्टम पढ़ना है, तो वो कौन सा मेथड यूज करेंगे, मैक्रो कंपैरिजन। या फिर किसी वेस्टर्न जूरिस्ट को हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के कंपैरिजन को के लीगल सिस्टम को समझना है। अब हिंदू लॉ इज इतना वास्ट कि समझ ही ना आए, मतलब कितना बड़ा है। आप खुद को आपको पता ही होगा कि हमारा हिंदू लॉ इज सो मच वास्ट कि पता नहीं, अब अलग अलग कंट्रीज में भी पता चल रहा है कि यहाँ पर भी जो उनके पूर्वज थे या जहाँ वहाँ पर भी मतलब शिवलिंग मिल रहे हैं यहाँ पर, मतलब कैसे हिंदू लोग वहाँ पर भी एग्जिस्ट करता था। और मुस्लिम लॉ भी काफी बड़ा है। तो इन दोनों लॉ के बीच में अगर कंपैरिजन करना होगा किसी जूरिस्ट को, तो वो कौन सा मेथड यूज करेगा, मैक्रो कंपैरिजन। ठीक है, अब माइक्रो कंपैरिजन में एक चीज और ये होती है कि किसी भी स्पेशलिस्ट को कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है इन कंट्रीज के लीगल सिस्टम को समझने के लिए, क्योंकि ये जो सेम जनरल फैमिलीज की कंट्रीज हैं इनके लीगल सिस्टम में कोई ऐसा बड़ा वाला स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इनके सिस्टम के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम मैक्रो कंपैरिजन की बात करें तो जब जूरिस्ट अलग अलग कंट्रीज के लीगल सिस्टम को स्टडी करते हैं तो उन्हें उस कंट्री में क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंस है वो निकालना पड़ता है कि इस कंट्री के जो लीगल सिस्टम है यहाँ पर क्या स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया है और इस कंट्री के लीगल सिस्टम में क्या स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया है। तो वो जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस निकलते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज में, वो उसके लिए बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है और बहुत डीप स्टडी करनी पड़ती है मैक्रो कंपैरिजन के अंदर। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ था, आपको पता ही होगा, वो डाइसी ने दिया था। आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जो कंसेप्ट था रूल ऑफ लॉ का वो डाइसी ने दिया था। और डाइसी किस कंट्री से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड से, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो डाइसी ने ये बोला कि इंग्लैंड के लीगल सिस्टम के अंदर रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि जो फ्रांस का लीगल सिस्टम है उसके अंदर रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि वो सिर्फ इंग्लैंड के लीगल सिस्टम को जानते थे, उन्हें फ्रांस का लीगल सिस्टम इतना नहीं पता था। ठीक है, पता भी होगा तो ऊपर ऊपर का थोड़ा बहुत पता था, उन्होंने डीपली स्टडी नहीं किया था फ्रांस के लीगल सिस्टम को। तो उन्होंने ये बोला कि फ्रांस के लीगल सिस्टम में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। बट जब उन्होंने फ्रांस के लीगल सिस्टम को स्टडी किया तब उन्हें पता चला कि फ्रांस के अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए और जो पब्लिक होती है उनके लिए अलग अलग, मान लो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, लॉ ऑफ कोर्ट है, वो दोनों के लिए अलग अलग एग्जिस्ट करती है, जिसको उन्होंने बोला, नाम दिया था ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, और ये भी बोला था उन्होंने कि जो फ्रांस के अंदर अपेक्स कोर्ट है जिसको काउंसिल डे एस्टेट बोलते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल है फ्रांस के कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए। तो इस चीज को देख करके जनरल पब्लिक के लिए अलग कोर्ट्स बनाए गए हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए अलग कोर्ट्स बनाए गए हैं फ्रांस में। तब उन्हें पता चला कि वहां पर भी रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है। और ये कैसे हुआ, जब उन्होंने इंग्लैंड के और फ्रांस के लीगल सिस्टम को
मैक्रो कंपैरिजन मेथड का यूज करके बहुत डीपली स्टडी किया। तो ये था मेन डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो कंपैरिजन एंड मैक्रो कंपैरिजन। ये भी आपको समझने की जरूरत है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि दो मेथड एग्जिस्ट करते हैं जिनसे अलग अलग कंट्रीज के लीगल सिस्टम के बीच में स्टडी किया जाता है। तो चलिए आप टाइप्स लिखते हैं, टाइप्स ऑफ माइक्रो कंपैरिजन, सॉरी टाइप्स ऑफ कंपैरिजन। तो दो तरह के टाइप्स हैं, एक तो है माइक्रो कंपैरिजन, and the second one is macro comparison. ठीक है, तो लिखते हैं माइक्रो कंपैरिजन क्या होता है और मैक्रो कंपैरिजन क्या होता है। It is done between same general family country countries for studying their legal system। इसका अगर हम एग्जाम्पल लिखें, स्लाइड नीचे थोड़ा ऊपर करते हैं, इसका अगर एग्जाम्पल लिखे यूएसए, ईच स्टेट यानी 52 स्टेट्स हैं। अब ये देख लेना 52 है या 53 है, ठीक है। हैज इट्स ओन स्टैट्यूट्स and for some purposes it has its common law, own common law. So if American lawyer want to study the statutes of 52 states of USA, he is required to apply माइक्रो कंपैरिजन। ठीक है, तो अब हम मैक्रो कंपैरिजन में लिखते हैं कि मैक्रो कंपैरिजन क्या होता है। मैक्रो कंपैरिजन इट इज डन on large scale comparison। अगर इसका एग्जाम्पल लिखें, जैसे दो एग्जाम्पल दिए थे मैंने, इफ वेस्टर्न जूरिस्ट स्टडी सिस्टम ऑफ laws of communist states
यार एक दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, इफ अ वेस्टर्न जूरिस्ट studies the Islamic laws and Hindu laws, he has to apply macro comparison. Macro comparison. सेकेंड पॉइंट लिखे है माइक्रो कंपैरिजन में, सो देर इज नो नीड फॉर a specific or particular preparation for the purpose of micro comparison. ठीक है, और मैक्रो कंपैरिजन में क्या होता है कि द स्पेशलिस्ट ऑफ मैक्रो कंपैरिजन is expected of to bring out the structural differences which exist between various legal systems. ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइक्रो कंपैरिजन और मैक्रो कंपैरिजन। अब बात करते हैं जो मैक्रो रिसर्च के मेथड्स हैं, हमारे वो कितने मेथड्स हैं। तो ये जो मेथड्स हैं इनके नाम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, इनके नाम पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो चलिए मेथड्स लिखते हैं हमारे, और इन मेथड्स को याद रखने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इन 6 मेथड्स हैं हमारे, इनको याद रख सकते हैं। कंपैरेटिव रिसर्च, so there are 6 methods. The first one is functional method. Second one is structural method. Third one is analytical method. Fourth one is law in context method. The fifth one is historical method. And the sixth one is common core method. ठीक है, तो ये 6 मेथड्स है कंपैरेटिव रिसर्च के, कि कौन कौन से मेथड्स का यूज करके अलग अलग कंट्रीज के लीगल सिस्टम में को स्टडी किया जा सकता है। तो इनको याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको इन 6 मेथड्स के नाम इजीली याद हो जाएं। तो ट्रिक क्या है, आप मछली पकड़ने तो आई थिंक कोई गया नहीं होगा, पर अगर गया हो आप लोग को वैसे भी पता ही होगा कि मछली को
पकड़ने के लिए कांटा डालते हैं उसमें खाना डाल के, तो फंसाया जाता है उसको। तो वैसे ही कंपैरेटिव हिस्ट्री के कॉमन कोर को ट्रिक क्या है, तो कंपैरेटिव हिस्ट्री को समझने के लिए आपको किसी भी कंट्री के लीगल सिस्टम के कॉमन कोर को समझना पड़ता है। तो उसके बारे में बात है ये, कंपैरेटिव हिस्ट्री के कॉमन कोर को कांटे में, अब फंसा को हम थोड़ा ऐसे लिखेंगे, फंसा, तो ऐसे लिख लो तो आपको याद रहे, फंसा ले। तो ये ट्रिक है। इस ट्रिक से आपको ये मेथड्स कैसे याद होंगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे कंपैरेटिव वर्ड से आपको याद हो जाएगा कि ये ट्रिक रिलेटेड है टू कंपैरेटिव रिसर्च। रिसर्च, ठीक है। हिस्ट्री वर्ड से आपको याद हो जाएगा जो हिस्टोरिकल मेथड है, वो जो हमारा 5th मेथड है उसका नाम आपको यहां से याद हो जाएगा। कॉमन कोर से आपको याद हो जाएगा जो हमारा कॉमन कोर मेथड है, जो लास्ट मेथड है हमारा 6th मेथड, वो यहां से आपको याद हो जाएगा। और अगर हम बात करें कांटे वर्ड की, तो कांटे से आपको याद हो जाएगा लो इन कॉन्टेक्स्ट मेथड, लो इन कॉन्टेक्स्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद जो ये है फंसा ले, इससे आपको 3 मेथड आसानी से याद हो जाएंगे। एफ से आपको याद हो जाएगा फंक्शनल मेथड, ठीक है। एस से आपको याद हो जाएगा स्ट्रक्चरल मेथड, और ए से याद हो जाएगा एनालिटिकल मेथड, ठीक है। एक ही इसी वर्ड से आपको ये तीनों याद हो जाएंगे मेथड्स। तो ये थी हमारे 6 मेथड्स को याद करने की ट्रिक, कि कैसे आप एक ही ट्रिक से किस टॉपिक से रिलेटेड ये 6 मेथड आपको ये भी याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे कंपैरेटिव लॉ का जो इंट्रोडक्शन है वो खत्म होता है फर्स्ट लेक्चर में। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे जहाँ पर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या के टॉपिक को हम करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर कंपैरेटिव लॉ के बारे में। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कैसा ये लेक्चर लगा है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हमें कहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई लगता है कि हमें कहीं इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। यही तरीका है, आपको समझ में आ रहा है और हम इसे कंटिन्यू करें, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपको पता है कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्लीज़ शेयर दिस वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं नए लेक्चर में। तो आप हमारे पुराने लेक्चर्स को भी देखते रहिए। हमारे जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पीआईएल और टोर्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, उन लेक्चर्स हो चुके हैं, आप उनको देखिए। और हमारी इंडियन पॉलिटिक्स की सीरीज को प्लीज़ सब तक पहुंचाइए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आप तक आपके लिए लेक्चर्स लाने का। तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, अपने टीचर्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में।